नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद बाजार ने अपनी पूरी की पूरी तेजी गंवा दी है और इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है हल्की सी कमजोरी के साथ। 1-2 अंकों के आसपास की कमजोरी है 17,630 के नीचे, यानी कि ऊपरी स्तरों से तकरीबन 80 से 90 अंकों की हमें बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के बाद वहां पर अच्छी तेजी है, करीब 1-1.5% के आसपास की। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अच्छे आए थे। सरकारी बैंक के शेयर भी आज चल रहे हैं। मिड कैप बैंकिंग में आज अच्छा बज़ है। हालांकि आज जब ब्रॉडर इंडेक्स मार्केट को देखेंगे तो वहां से संकेत उतने खराब नहीं है। ज्यादातर शेयर आज भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 1141 शेयर इस वक्त एनएसई पर मजबूत हैं और उसके मुकाबले करीब 900 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट संकेत खराब नहीं है, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी रिलायंस से वो पूरी नहीं हुई। मजबूती की उम्मीद की जा रही थी, मजबूत खुला भी शेयर नतीजों के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं आरपो जो सपाट रहा जियो का, उसका एक हैंगओवर स्टॉक पर हमें देखने को मिल रहा है और गेंस को अपने गंवाकर 2350 रुपए वाला जो भाव था उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा टॉप लूजर है। यूएसएफडीए ने मोहाली प्लांट को लेकर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने को आदेश दिया है और उसके बाद ही एक्सपोर्ट शुरू हो पाएगा। उसके चलते हम देख रहे हैं कि सन फार्मा में कमजोरी है और उसके अलावा फार्मा पैक में हमने पिछले दिनों चूंकि तेजी देख ली है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला, सिप्ला, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा का जो इंडेक्स है वो भी 1% कमजोर है। सवाल यह है कि बाजार चूंकि अब शुक्रवार के स्तर पर ही आ गया है, 17,630 के आसपास है, शुरुआती तेजी गवाकर क्या पुलबैक का मौका देगा इंट्राडे में? आपको ट्रेड तेजी के लेने चाहिए या फिर ऊपर जाने पर शॉर्ट के मौके खोजने चाहिए? कहां पर आपके लिए मुनाफे का सौदा बनेगा, ये जानेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आप आज सवाल कैसे पूछ सकते हैं रोज की तरह। 9167329108 पर फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी 18 स्वदेश मौजूद, तीनों ही मेजर प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर आप आसानी से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और प्रिसिजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर। सौरभ जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। मंदार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 17,600 और 17,700 वाली जो रेंज है बाजार उसमें अटक रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि 17,600 को होल्ड करने में निफ्टी कामयाब रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इस हफ्ते की पूरा बताइए रेंज क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही रिजल्ट हेवी डे है। निफ्टी के तकरीबन 17-18% वेटेज के नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर ड्राइव तो नतीजे ही करेंगे। लेकिन आप इंडेक्स की रेंज क्या देख रहे हैं और आज क्या करना यह बताइएगा। गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने जो रेंज कही है वो सही है। मुझे लगता है कि इसी रेंज में ट्रेड करेगा। आउटर साइड पे 17,500 और 17,800 इस तरीके का रेंज हो सकता है, लेकिन रेंज बहुत ही नैरो है। 300-400 पॉइंट का रेंज है। मुझे लगता है। और इंट्राडे में इंट्राडे की अगर बात करते हैं तो दोनों डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी आज सुबह बाजार ऊपर खुला 17,700 के आसपास और अभी फिलहाल 17,630 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी बात है नहीं कि ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक बेसिकली इनडिसीजन ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ से बाजार ऊपर भी आ जाएगा। और इसी तरीके का ट्रेड हमने थर्सडे और फ्राइडे को भी लास्ट वीक देखा है। तो दोनों डायरेक्शन में मार्केट मूव होता है। तो इंडेक्स में मुझे लगता है उसी तरीके का ट्रेड चालू रहेगा और पूरा हफ्ता इसी तरीके का ट्रेड रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सारे अर्निंग्स है। जैसे आपने कहा कि बाजार का जो ट्रेंड है वो अर्निंग्स पे डिसाइड करेगा और बहुत सारे अर्निंग्स इंडिया में भी है और ग्लोबल फ्रंट पे, यानी अमेरिका की अगर बात करते हैं तो यूएस में भी इस हफ्ते में बहुत सारे मेजर कंपनीज के रिजल्ट अनाउंसमेंट्स हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ग्लोबल क्यूज भी इनडिसीजन रहेंगे और हमारे यहाँ पे भी एक इनडिसीजन का ट्रेड रहेगा। स्क्रिप्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी जरूर शुरू रहेगी, इसलिए इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस ना करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनेगी। बिल्कुल, तो स्टॉक का स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। इंडेक्स से अभी फिलहाल थोड़ा दूर रहने की राय, क्योंकि ऐसे ही रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है।
चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर राय की। आगे हम कुछ और भी ट्रेडिंग आइडिया समझेंगे, लेकिन अब आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल है तो सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फेसबुक से हमें सवाल भेजा है प्रीतम जी ने, नोएडा से हैं ये, और इन्होंने सवाल पूछा है फैक्ट पर। 100 शेयर्स इन्होंने 300 रुपए पर लिया हुआ है। फैक्ट चला काफी था इस बीच, पिछले 1 महीनों में करीब 56% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। 119 रुपए स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। अब इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर खरीदारी करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये फायदे में है। 328 पर कारोबार कर रहा है ये शेयर। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। फैक्ट पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? अभी तो फिलहाल ये मुनाफे में है, बट और तेजी के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? नमस्कार जी, नमस्कार पूजा जी। देखिए, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए तो मुझे काफी महंगा लगता है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी पिछले क्वार्टर में भी ठीक आई थी, ईयर ऑन ईयर भी ठीक थी। थोड़ा कैश का स्टॉक है जो थोड़ा मतलब लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट मूवमेंट में थोड़ा ज्यादा चलता है। तो मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने थोड़ा महंगा भी लिया है और वैल्यूएशन पे काफी महंगा है स्टॉक और तकरीबन 10% का मुनाफा इन्हें आ रहा है, तो मेरी सलाह से तो इनको प्रॉफिट ले लेना चाहिए, इनको बुक कर लेना चाहिए। मेरी सलाह यहाँ एग्जिट की रहेगी। फैक्ट में धुआंधार तेजी हुई है और अब आपको अगर मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा वसूलने की सलाह है। आज हल्का सा प्रेशर हम शेयर में देख रहे हैं। गाजियाबाद से गोपाल पुरी हमारे साथ हैं। गोपाल जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया के शेयर हैं 1010। हाँ जी, बहुत दिनों से होल्ड किया है, 20-25 साल से। सर 20-25 साल से आपने होल्ड किया है, तो आपने किस भाव पर होल्ड किया है? बहुत नीचे भाव तो समझ लीजिए 0 हो गया होगा, क्योंकि डिविडेंड वगैरह इतना आ गया है कि भाव ऑलमोस्ट 0 हो गया होगा। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। आपकी कॉस्ट तो पूरी निकल गई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बेटा, मेरी कॉस्ट पूरी निकल आई है। तो आपने 3277 रुपए का जो भाव मेंशन किया है, ये क्या आपने मेंशन किया है? ये एक्चुअली ये मेंशन मैंने इसलिए किया कि ज्वाइंट होल्डर थे, तो उसमें ज्वाइंट होल्डर की डेथ हो गई थी, तो ये दोबारा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया भाव ये। ठीक है, अब पुराने हैं, 25 साल पुरानी होल्डिंग है और ब्रिटानिया निश्चित तौर पर डिविडेंड बोनस तमाम चीज़ें मिला दें तो इनको लाखों का प्रॉफिट इस शेयर में हो रहा है। और अगर आप 3277 वाले भाव पर भी देखेंगे तो 10,60,500 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन ये भाव भूल जाइए क्योंकि इनकी होल्डिंग बहुत पुरानी है। सौरभ जी, आप बताइए ब्रिटानिया में करना क्या है? इतने पुराने निवेशक हैं कि इनको भाव तक भी अपना याद नहीं है और कह रहे हैं कि भाव तो अब 0 हो गया होगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग कर लें। गोपाल जी, आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज 73 है, 73 ईयर ओल्ड हूँ। और ये मेरे को कुल 25 शेयर अलॉटमेंट हुए थे, ओरिजिनल जो अलॉट हुए थे। ओनली 25 शेयर अलॉट हुए थे और वो बढ़ के अब 1000 शेयर हो गए हैं। हाँ जी, 1000 हो गए, इसमें 15 शेयर मैं बेच चुका हूँ। क्या बात है सर, आपकी जैसे किस्मत हम दुआ करेंगे सबकी हो और ये पेशेंस भी ईश्वर सभी को दे स्टॉक मार्केट में अगर कोई निवेशक अगर आता है तो। सौरभ जी, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। 73 की एज है आपको। गोपाल जी, पैसे की जरूरत है क्या इस वक्त? नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। पैसा मेरे पास और भी पुराने शेयर हैं। हीरो मोटर्स जो 12 रुपए के भाव में लिया हुआ है। 12 रुपए के भाव में? हाँ जी सर, कमाल है। आपका उदाहरण है 84 में लिया था। आप स्वदेश के जितने दर्शक हैं या फिर स्टॉक मार्केट के जितने निवेशक हैं, आप सबके लिए उदाहरण है कि आपने इतने लंबे समय तक ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करके रखा और इतने पहले इनमें पोटेंशियल देखना, अभी तक भरोसा जताना, ये काबिल तारीफ है। हम आपको सल्यूट भी करते हैं। सौरभ जी, अब आप राय दीजिए, आपके पाले में गेंद है, आप सलाह दीजिए क्या करना है। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, इतने समय से इन्होंने होल्ड किया और उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इन्हें थोड़ा बेचना चाहते हैं या कुछ शेयरों के साथ करना चाहते हैं। उम्र भी इन्होंने बताई 73 साल है। तो दोनों ही स्टॉक मैं समझता हूँ कि ब्रिटानिया और हीरो मोटो दोनों ही पोर्टफोलियो स्टॉक हैं। ये बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बेल वेदर है अपनी इंडस्ट्री के। और ब्रिटानिया मुझे लगता है कि एक स्टेबल रिटर्न और स्टेबल ग्रोथ जरूर देता रहेगा। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने पॉजिटिवली सरप्राइज भी किया था, मुनाफा भी अच्छा बढ़ा था, मार्जिन भी अच्छा बढ़ा था और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो
कंपनी बढ़ाती ही जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो अर्बन और रूरल डिमांड है उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पा रही है कंपनी, और अगर लंबे समय से इन्होंने रखा हुआ है, मुझे लगता है आगे भी लंबे समय रखना चाहते हैं, तो मेरी सलाह से बिल्कुल होल्ड है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं, यहाँ से और तेज़ी के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो ये रहा है आपके लिए ब्रिटानिया बैंक की होल्डिंग है और शानदार मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी ऐसे दर्शकों के सवाल को शामिल करते हैं। झारखंड से हमारे साथ SN भरनवाल जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, किस स्टॉक पे सवाल है आपका, पूछिए। चलिए डिस्कनेक्ट हो गया, संपर्क नहीं हो पाया इनसे, लेकिन इनका सवाल आ चुका है हमारे पास। टाटा केमिकल्स इन्होंने लिए हुए हैं 30 शेयर्स 1180 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं। थोड़ी पहले की होल्डिंग लग रही है, 6-7 महीने पहले की, और वहाँ से हम देख रहे हैं स्टॉक लगातार टूट ही रहा है, करीब करीब 20% टूट चुका है। वहाँ से इनको नुकसान भी काफ़ी हो चुका है, 7,000 के नुकसान पर बैठे हैं इस वक्त। यहाँ पर मंदार, आप क्या सजेस्ट करेंगे टाटा केमिकल्स में? क्या और गिरावट नज़र आ रही है आपको, या फिर यहाँ पर गिरावट थमते हुए नजर आएगी, होल्ड करना चाहिए इन स्टॉक को? पूजा जी देखिए, पिछले 1.5 साल से तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है, और ये कंसोलिडेशन इस वजह से कि उसके पहले वाला अगर आप ट्रेड देखो कोविड के बाद, 1 साल में स्टॉक में बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट हुआ है। 195-200 के लेवल से स्टॉक ऊपर में 1200 के लेवल्स तक ऊपर चला। तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन, तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन और 1-1.5 साल चल सकता है। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू से जो स्टॉप लॉस इस केस में होगा वो 740 का होगा। स्टॉप लॉस जरूर नीचे है, लेकिन रेंज ही इस स्टॉक में बहुत बड़ा है। 780 से लेके ऊपर में 1200, इस तरीके का एक 400-450 पॉइंट का रेंज है कि जिसमें ये पिछले 1.5 साल से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 740 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो। आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो ये जो रेंज है, इस रेंज का यूज करके आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो कोई सपोर्ट पे जब स्टॉक आ जाता है तब आप पोजीशन बाय कर लीजिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिए, ऊपर चलता है बेच दीजिए। इससे आपका जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो कम होते ही जाएगा। इस तरीके का स्ट्रैटेजी जरूर यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करना है, 740 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करिए, और रणनीति भी आपको बता दी गई है। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक भी हैं तो भी धीरे धीरे एग्जिट करने की रणनीति आपको बता दी गई है टाटा केमिकल्स पे। शुरुआती तेजी कमाकर सपाट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन शेयरों में एक्शन भरपूर है और आपके सवाल जवाब हम शो में शामिल कर रहे हैं लगातार। पंजाब से नरेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। नरेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, वेदांता की होल्डिंग है सर, उसकी डिटेल चाहिए, उसमें और लेना चाहे ले सकते हैं, और इसका रेट क्या, करंट रेट क्या आ रहा है? आपके क्या 250 के भाव पर शेयर हैं? सर मेरे 290 पे मैं लिया था, उसकी डिविडेंड कार्ड का समथिंग 250 आ रहा है। अच्छा, डिविडेंड कार्ड के 250 आ रहा है, ठीक है। 290 की बाइंग है और इस वक्त 274 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। देखिए कितने अच्छे हैं कि खुद से ही अपना डिविडेंड एडजस्ट करके मैं अपना भाव बता दिया, लेकिन 290 से ही जोड़ते हैं। सौरभ जी आपसे ही इस पर राय चाहेंगे। वेदांता, अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें तो 25% की ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड है, और कोई अगर डिविडेंड के हिसाब से भी रखना चाहे तो बहुत ही शानदार शेयर है। इस मामले में आप और ज़रा गाइड कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेटल के जो स्टॉक्स हैं थोड़े से ट्रेडिंग बेट ज़्यादा हो गए हैं। वेदांता, अभी होल्ड करके रखें क्या? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्लोबल जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा अभी अनसर्टेन है। रिसेशन आएगा नहीं आएगा, चाइना कितना हिसाब से चलेगा, मेटल प्राइसेस ओवरऑल कैसे चलेंगे, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, इसलिए इसमें और लेने की राय नहीं दूंगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी खबरों में इसलिए भी है क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो कम नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो अनिल अग्रवाल जी हैं वो कहते हैं कि अगले 2-3 साल में वो इसको बिल्कुल रिड्यूस कर पाएंगे। मुझे लगता है कि डिविडेंड के लिहाज से एक अच्छी पिक है, और इनका एडजस्टेड भाव जैसे इन्होंने बताया 250 रुपए, मुझे लगता है कि ये इसे अभी होल्ड करें। देखें 1-2 क्वार्टर के बाद रिव्यू कर लेंगे दोबारा से, फिलहाल ये होल्ड कर सकते।
ठीक है, तो अभी फिलहाल होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है वेदांता में। अगला सवाल हमें भेजा है ट्विटर पर, मुंबई से हैं वेदांत, और इनका सवाल एनबीसीसी पर है। इन्होंने क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली हुई है, 15,000 के ऊपर के शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, क्योंकि ये 100 रुपये से कम का भाव था, इस वजह से शायद इन्होंने यहाँ पर निवेश बड़ा कर लिया है। बट एनबीसीसी वो लेवल वापस दिखा नहीं काफ़ी समय से, 52 के आसपास के लेवल्स दोबारा नहीं दिखे। मंदार, आपका क्या व्यू बन रहा है एनबीसीसी पे? बहुत सारी खबरें आती हैं स्टॉक को लेकर, ऑर्डर विंग की खबरें लगातार एक के बाद एक आती रहती हैं। स्टॉक प्राइस चलता है थोड़ा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं दिखती और वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है काफ़ी समय से, एक रेंज में ही चल रहा है स्टॉक। ये 52 के लेवल्स क्या इन्होंने गलत लेवल पर एंट्री कर ली है? ये लेवल्स क्या दोबारा इनको जल्द दिखेंगे या काफ़ी ज़्यादा समय इनको देना पड़ सकता है एनबीसीसी में? देखिए, मुझे लगता है कि इनकी जो खरीदारी है ये कोविड के बाद जो स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव स्टॉक में बनी थी उस समय की होगी, क्योंकि तब ये स्टॉक 14-15 रुपए से ऊपर में 60 रुपए तक चला था। तो मुझे लगता है कि उसके आसपास वाली ट्रेड होगा ये, क्योंकि इस तरीके का रिटर्न जब कोई स्टॉक जनरेट कर देता है 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इसका अगर ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो पिछले 2 साल से तो इस स्टॉक में कंसोलिडेशन ही है। आपने सही कहा कि ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में 40 और 45 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कि जो हमने ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर एक अच्छी खासी अपमूव बननी हो तो 45 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होना ज़रूरी है। वो जब भी होगा उसके बाद ये स्टॉक 75 से लेके 80 रुपीज़ तक ऊपर में चल सकता है। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है जो पिछले 2 साल से चल रहा है, मुझे लगता है और एक 6 महीना या 1 साल चलेगा। तो इनका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन होल्ड कीजिए। होल्ड करने के लिए जो स्टॉप लॉस इसमें बनेगा वो 25 रुपये का, 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है उसका जो अच्छा खासा सपोर्ट है वो 26 से लेके 27 के आसपास बनता है। तो इसलिए उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 25 का, और पोजीशन फिलहाल होल्ड कीजिए। 40-45 का ऊपर का रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करेगा तब फिर से रिव्यू कर सकते हैं, या फिर तब समझ लीजिए कि उसके बाद एक अच्छी खासी मूव इसमें स्टार्ट होगी, तब तक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। मंदार जी, 38 रुपए वाले शेयर के लिए 25 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा डीप नहीं हो गया? आपने सही कहा अभिषेक जी, लेकिन जो सपोर्ट की हम बात करते हैं तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट के नीचे ये स्टॉप लॉस होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नजदीक स्टॉप लॉस रख देते हैं तो ऐसा भी हो जाता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और फिर बाद में स्टॉक चल जाता है। तो फिर इन्वेस्टर को ऐसे भी लगता है कि यार स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो एक गलत प्रैक्टिस है। और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना तो जरूरी है और एक अच्छे लेवल पे भी होना जरूरी है। अब जो डिफरेंस हमें दिख रहा है स्टॉप लॉस का, वो इस वजह से है क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो गलत है। अगर एंट्री सही हो तो आपका स्टॉप लॉस भी नजदीक हो जाता है और एक सही स्टॉप लॉस होता है। एंट्री गलत है, इसलिए स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा डीप बन रहा है। ठीक है, 25-26 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको बने रहने की सलाह है शेयर में। आगे बढ़ेंगे, उदयपुर से मुकेश कुमार हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास सर नियोजन केमिकल के 10 शेयर है सर 1600 पे। मैं करीबन 5 से 7 साल होल्ड कर सकता हूँ सर। आपने मुकेश जी हाल फिलहाल ये शेयर खरीदे हैं क्या? हाँ सर, ये अभी इसका वो आया था ना, अभी रैली निकली थी। 1 साल पहले आपने लिया इसको? नहीं सर, अभी खरीदा था, 10 दिन हो गए शायद इसको। अभी आया था ना इसका रिजल्ट आया था, क्या पता क्या है। ठीक है। नियोजन केमिकल्स जापान की एक दिग्गज कंपनी के साथ इन्होंने करार किया था लिथियम आयन बैटरी के लिए, और उसके बाद हमने देखा था कि शेयर में एक बड़ी तेजी आई थी। हालांकि अब थोड़ा सा 10-15 दिन से एक कंसोलिडेशन वाले फेज में है और यही वजह है कि आपके भाव के आसपास ही है। सौरभ जी, नियोजन केमिकल्स एक बड़ी तेजी हुई थी, उसके बाद शेयर थोड़ा सुस्ता रहा है। क्या फिर से तेजी का इसमें हम दौर देखेंगे? निवेशित रहें इसमें, समय दे सकते हैं इसको? देखिए, कह पाना मुश्किल है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में पैसा बनता है, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम्स आते हैं तो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो तकरीबन 4000 करोड़ पे की मार्केट कैप बन गई है। स्टॉक की 9 टाइम्स या 10 टाइम्स बुक वैल्यू पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 180-90 करोड़ की कंपनी क्वार्टरली रेवेन्यू करती है और 12-14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आता है। मुझे लगता नहीं कि स्टॉक में कोई बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के जो स्टॉक हैं, फ्यूचर अर्निंग्स जो आने वाली हैं उस ग्रोथ को आज ही प्राइस में डिस्काउंट कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरी सलाह से आप निकल जाएं तो बेहतर है।
ठीक है, तो नियोजन केमिकल से निकलने की राय अभी हाल फिलहाल की एंट्री है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है आपको, तो अभी भी समय है, आप निकल जाइए और कोई दूसरा स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल, अगले दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, शिव सिंह। शिव जी नमस्कार, आप पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? अपने बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए इनसे भी हेलो हेलो ओके शिव आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। हेलो जी जी, आपका सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है 248 शेयर। ठीक है, और भी कोई स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मैम, एक और आईजीएल के है 15 शेयर है, 448 की बाइंग है। ठीक है, चलिए दोनों स्टॉक पर राय ले लेते हैं। आईजीएल में हल्का मुनाफा हो रहा है, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में हल्का नुकसान हो रहा है, लेकिन खरीदारी के आसपास ही है दोनों स्टॉक्स। मंदार, सबसे पहले तो आईजीएल पर राय दीजिए। 448 पर इन्होंने एंट्री ली हुई थी, थोड़ा ऊपर है इनकी खरीदारी से ये शेयर, अभी क्या करें? आईजीएल को होल्ड रखना चाहिए इन्हें? पूजा जी देखिए, मुझे लगता है बहुत सही लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है, क्योंकि उसी समय पे ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी जनरेट किया। 450 455 का एक रेजिस्टेंस बना था और स्टॉक ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव मूव है। मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में इस स्टॉक में हमें ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए और ऊपर में 515 520 इस तरीके के स्टॉक में शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनते हैं, तो 515 520 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल जो पोजीशन है उसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस होगा 475 का। 475 के स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है अगर ये ट्रिगर हो जाता है तो प्रॉफिट में ये एग्जिट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सी बात है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है 475 के और 515 520 के लेवल के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए और 500 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका आया है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। ये इन्होंने 182 पर लिया था और अब हल्का नुकसान हो रहा है इन्हें। सौरभ जी, आप सजेस्ट करिए। वैसे तो बैंकिंग स्पेस में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी है, अच्छे नतीजों की बात की जा रही है, बट इस पूरे स्पेस में जो बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर बने रहना चाहिए या फिर कोई और स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? देखिए, पीएसयू बैंक्स में बहुत ही अच्छा विकल्प है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं और जो लो कॉस्ट कैपिटल है, जो डिपॉजिट्स हैं वो भी काफी अच्छे बढ़ रहे हैं, एडवांस ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंकिंग में आगे 1-2 साल ग्रोथ दिख रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा है, प्ले बन सकता है उसको खेलने के लिए। अगर आपने लंबे समय के लिए लिया है तो बिल्कुल आप इसमें बने रहें। ठीक है, तो बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा अगर लंबे समय के निवेशक है तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है फिलहाल इस स्टॉक में। 17,630 के स्तर को होल्ड करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं कुछ हम देख रहे हैं कि वहां पर अच्छा मोमेंटम आ रहा है। टाटा कंज्यूमर 3.5% ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टाइटन में करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी है, तो टाटा ग्रुप में अब ये थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज ये अभी भी निफ्टी के टॉप लूजर के तौर पर बने हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की एबीसीडी। विश्वमोहन हमारे साथ। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट में स्प्रेड के इस्तेमाल की। स्प्रेड होता क्या है? आप कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदे, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को आप बेच देते हैं, तो एक स्प्रेड इस तरह से क्रिएट होता है। स्प्रेड का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो मार्जिन कम देना पड़ता है और साथ ही आपके रिस्क भी कम हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, एक फ्यूचर्स को खरीदना, दूसरे फ्यूचर्स को बेचना? क्योंकि हो सकता है कि अभी भाव आपको कॉन्टैंगो में हो, कि फॉरवर्ड के जो भाव हो वो वहाँ पर ज़्यादा हो, या कभी बैकवार्डेशन में भी रहता है, यानी कम मौजूदा भाव ज़्यादा रहे और आगे के भाव कम रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। कि बहुत बार होता है कि डिलीवरी महीने
के जो समय है वो आने में वक्त है, या बहुत सारी एग्री कमोडिटी ऐसी होती है जिनके हार्वेस्टिंग के टाइम में भाव काफ़ी नीचे से आ जाते हैं। अभी डिमांड की सीज़न है, मांग ज़्यादा रहती है, अराइवल कम है, उसका फ़ायदा होता है। तो उस डिफरेंस का फ़ायदा उठाना है। अलग अलग तरीके के स्प्रेड होते हैं, आप एक्सचेंज के जरिए भी स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्सचेंज के जरिए खरीदे और दूसरे एक्सचेंज पर जाके बेच दिए, जो डिफरेंस का फ़ायदा हुआ, स्प्रेड जो क्रिएट हुआ उसका फ़ायदा उठा लिए। क्वालिटी को लेकर स्प्रेड होता है, एक की क्वालिटी को लेकर अगर चिंता है तो दूसरे को क्वालिटी, एक में खरीदे दूसरे में बेच सकते हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी का भी स्प्रेड होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में जनवरी में जैसे आपने जीरा खरीदा और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट को बेच कर रखा है, तो इस तरह से स्प्रेड क्रिएट हो जाता है। साथ ही सिमिलर जो एक के कॉरिलेशन वाले जो कमोडिटी होते हैं, जैसे क्रूड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, दोनों में एक संबंध होता है, तो दोनों की चाल आमतौर पर एक चलती है। लेकिन कई बार लगता है ऐसा है कि नेचुरल गैस की चाल आगे कमज़ोर रह सकती, तो एक को खरीदिए दूसरे को बेच दिए, इससे आपका रिस्क भी कम होता है। तो कई तरह के स्प्रेड होते हैं। आप अगर स्प्रेड का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग में, और जिससे आप रिस्क भी कम करेंगे, और स्प्रेड आप क्रिएट करते हैं तो आपको मार्जिन भी कम देना होता है। ठीक है, स्प्रेड का इस्तेमाल करके रिस्क को भी आप मिटिगेट कर सकते हैं और मार्जिन भी कम देना होगा, और निश्चित तौर पर वो ट्रेड का एक बेहतर मौका आपके लिए बन सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आया है महाराष्ट्र से रणप्रीत सिंह जी का, और इनके पास है IEX के शेयर 1630 की संख्या में 184 रुपए के भाव पर, 154 रुपए के आसपास के प्राइस हैं। IEX ने पिछले साल डिसअपॉइंट किया, लेकिन सौरभ जी आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अब हम ये देखने को मिल रहा है कि गर्मियाँ पीक की तरफ जा रही हैं, इस साल पावर डिमांड भी ज़बरदस्त रहने वाली है, निश्चित तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा पावर एक्सचेंज पर, जिसमें कि IEX की मोनोपोली एक तरह से है। आप ये बताइए, IEX अभी अगर होल्ड करके रखें, क्या इनके भाव आएंगे और क्या मुनाफा होगा, सही डिसीजन होगा ये? देखिए अभिषेक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस साल ऐसा लगता है कि गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी और पावर की डिमांड ऐसे भी बढ़ रही है। इंडस्ट्री से डिमांड आ रही है, लोग बड़े घरों में मूव किए हैं, उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ रही है। एग्री सेक्टर भी थोड़ा डिमांड से बढ़ती है, तो लॉजिकली तो मुझे लगता है कि ये सीजन में पावर डिमांड बढ़ेगी और उसका फायदा IEX को होगा। बट एक ये टेक्टिकल अप्रोच रहेगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप इस अप्रोच के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, अन्यथा अगर ये स्टॉक इस बार भी नहीं चलता, अगर वॉल्यूम्स इंप्रूव नहीं होते अर्निंग्स में, तो आप बिल्कुल निकल जाने के लिए तैयार रहिए। तकरीबन मैं समझता हूं कि जून आखिर में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी स्टॉक बहुत महंगा है, करेक्शन अभी भी हो सकती है। फिलहाल के लिए आप 3-4 महीने के लिए बने रहे। ठीक है, 3-4 महीने के लिए बने रहने की सलाह है IEX के शेयर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगले दर्शक का सवाल लेने से पहले जरा रेलवे स्टॉक्स में नजर डालेंगे। बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। RVNL को आप देखिए, IRFC को देखिए, ये दोनों शेयर 6% 9% ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं, RVNL और IRFC। RVNL में हमने पहले भी 80 रुपए के आसपास के स्तर देखे थे, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई, शेयर ये 60 रुपए के नीचे गया फरवरी में, और उसके बाद फिर से बाउंस बैक, और इस वक्त ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है RVNL का शेयर। RVNL एक फिर से तेज दौड़, जो दौड़ हमने देखी थी सितंबर अक्टूबर के महीने में, सौरभ जी फिर से वो तेज हम चाल देख रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि टीटागढ़ जैसे स्टॉक चल रहे थे, आज बिल्कुल जो रेलवे की जो सरकारी कंपनियां वहां पर तेजी हो रही है। आपका क्या कहना है, क्या ये तेजी जारी रहेगी? अभी निवेशित रहें जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है, क्या थोड़ी देर हो गई है, शेयर ज्यादा चल गए हैं अब? जी, जो निवेशित है उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि इन कंपनियों का बिजनेस काफी इंप्रूव होगा। रिसेंटली टीटागढ़ को जो ऑर्डर मिला एक जॉइंट वेंचर के साथ, कंपनी के साथ, और या फिर और जो ऑर्डर आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में मुझे लगता है काफी हलचल हो रही है। रेलवे क्षेत्र में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, इसलिए आप बिल्कुल बने रहें। नए निवेशकों के लिए सलाह ये रहेगी कि आप करेक्शन पे लें, क्योंकि अभी देखिए जब मार्केट में करेक्शन हुआ था स्टॉक अच्छे से गिरा था, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक करेक्शन पे नहीं मिलेंगे आपको। जो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। ओके, ठीक है, तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, लेकिन नई खरीदारी की कोशिश ना करें, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं ये स्टॉक, और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी भी दिख रही है, तो अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री ना लें, लेकिन होल्ड करें अगर आपकी पहले से ही यहाँ पर होल्डिंग है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। संजय जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरे पास पीरामल फार्मा के 1000 शेयर हैं 78 रुपए के भाव पर, और जेके टायर के 200 शेयर हैं 165 रुपए के भाव पर,
मैडम क्या करना चाहिए, इसमें कुछ सलाह चाहिए थी। हाल फिलहाल की ही खरीद है क्या आपकी? मैडम तो पहले तो पिरामिड फार्मा पर राय ले लेते हैं। यहाँ पर सौरभ आप ही सजेस्ट करिए, पिरामिड फार्मा में क्या करें? फार्मा स्पेस में ये स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? अभी हाल ही की खरीदारी है बट क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ले रखी है, इस वजह से नुकसान हो रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा। बट क्या सजेस्ट करेंगे, होल्ड करना चाहिए इनको पिरामिड फार्मा में? देखिए, अर्निंग डिसअपॉइंटेड रहे, कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस दिया, सिक्वेंशियली प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आ रही है, 800-900 करोड़ के ऊपर। अगर पीरामल की ग्रुप जैसी कंपनी अगर वो लॉस देती है और बहुत अच्छी आउटलुक नहीं देती है तो जायज बात है, शेयर होल्डर्स जो है वो परेशान होते हैं और उसमें सेलिंग आ जाती है। इन रेटों पे बेचने की सलाह नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ कि मार्च क्वार्टर की अर्निंग एक बारी और आने वाली है, आप उसको देख लें एंड जब और मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है उसे देखें, तब आप फिर नेक्स्ट मूव लें। फिलहाल के लिए आप होल्ड रखें। ठीक है, अभी फिलहाल होल्ड करिए। आज वैसे 3% नीचे भी है ये स्टॉक, लेकिन नतीजे आने दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट कमेंट्री सुनकर डिसीजन आप लीजिए। नुकसान में फिलहाल एग्जिट करने की राय नहीं है। दूसरा सवाल है इनका जेके टायर पर। ये भी हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी, 165 पर इन्होंने लिया था और उसी के पास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको मंदार? आप सजेस्ट करिए जेके टायर में क्या करिए, और अगर कुछ स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो भी सुझाइए इन्हें। पूजा जी देखिए, ये तो कंसोलिडेशन में है पिछले 6-8 महीने से। तो मुझे लगता है कि लेवल्स जो हमने वॉच करनी है, 175 का स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है और नीचे में 140-142 का स्टॉक में सपोर्ट बनता है। तो पोजीशन जो है इनकी वो 138 के स्टॉप लॉस से ये होल्ड कर सकते हैं और ऊपर में 175 का लेवल ट्रैक करना है। 175 जब भी ब्रेक करेगा तब इस स्टॉक में 200 से लेके 210 तक की ऊपर की तरफ मूव बनेगी। वो लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे। फिलहाल ये रेंज में बना हुआ है, रेंज बाउंड है स्टॉक, तो इसलिए एक इंडिसीजन काइंड ऑफ ट्रेड रहेगा। एक दिन ऊपर जा सकता है, एक दिन नीचे आ सकता है, लेकिन 138 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। ठीक है, 138 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जेके टायर को होल्ड करने की सलाह है मंदार की। लेकिन अब नतीजों की कुछ बात करेंगे। येस बैंक ने Q4 की यानी कि चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और बैंक के मुनाफे में 45% की गिरावट है और यही वजह है कि आज हम स्टॉक पर प्रेशर देख रहे हैं। 2 से 2.5% ये स्टॉक फिसल गया है। हालांकि NII यानी कि ब्याज से जो आय है वो 16% बढ़ी है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं येस बैंक के MD एंड CEO प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। सबसे पहले ना आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे सर, क्योंकि हमने देखा है कि आपकी NII तो 7% बढ़ी है और लोन में भी 4.5% की ग्रोथ है। जो यील्ड में जो इतनी तेजी जो आई है उसके चलते जो निम्स बढ़े हैं, उसकी रीजन आप क्या मान रहे हैं, क्या वजह है उसकी? देखिए, एक तो जो लोन्स पर यील्ड है उसके अंदर बिल्कुल हमारी कोशिश है कि यील्ड हमारी वो बढ़े, पर नेचर ऑफ लोन्स में कोई बहुत मेजर शिफ्ट नहीं है। हम लोग अभी भी बहुत केयरफुल हैं कि हम लोग कोई भी इस तरह की एसेट क्लास पे ना जाएं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा मिलता है पर क्रेडिट क्वालिटी भी फ्यूचर में इफेक्ट होती है। हमारा जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है NII में, वो हमारा जो डिपॉजिट उसका जो नेचर है। अगर आप देखें हमारा एंड ऑफ पीरियड डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 10.2% है, पर हमारा जो एवरेज डिपॉजिट बैलेंसेस हैं उनकी ग्रोथ 16% है, जिसके अंदर कासा डिपॉजिट की ग्रोथ, एवरेज कासा डिपॉजिट की ग्रोथ 26% है और खाली करंट अकाउंट जो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होता है उसकी एवरेज करंट अकाउंट ग्रोथ हमारी 30% से ज्यादा है। और जो हमारा कासा रेशियो है कोई 31%, उसमें 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा करंट अकाउंट से आ रहा है, जहां पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करता। ओके, तो फिर FY24 को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका मार्जिन में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में जिस तरह से बढ़त हो रही है, बैंकों की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं और आपके भी डिपॉजिट कॉस्ट में हमने देखा कि 30 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई है। फिर आगे आने वाले समय में मार्जिन को लेकर क्या व्यू शेयर करेंगे आप? देखिए, हमारा जो NIM है वो अभी भी अगर हम मार्केट ट्रेंड देखें उससे काफी कम है। हमारी एक ये जर्नी शुरू हुई है और आज हम बहुत एक कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने एक स्ट्रेटेजिक कॉल ली थी
वो सही डायरेक्शन में जा रही है और उसके रिजल्ट हमारे अच्छे मिलने शुरू हो गए हैं। हम अपने जो डिपॉजिट है उसकी कॉस्ट पर इसी तरह कंट्रोल रखेंगे। कासा डिपॉजिट और करंट अकाउंट की ग्रोथ ज्यादा होगी और हम धीरे धीरे ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे लोन्स हैं उस पर हमें किस तरह कुछ बेटर यील्ड मिल सके। पर ये मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारी स्ट्रेटेजी में हम बिल्कुल उस तरह के लोन में नहीं जाना चाहेंगे जहां पे बहुत हाई रिस्क होता है और हाई यील्ड्स भी होते हैं। हम बड़े कॉशियसली इस डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं और ये जर्नी है। नेम्स जो हैं धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आता रहे। ठीक है प्रशांत जी, एक और चीज़ जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आप लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हम देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम FY24 की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप क्या देख रहे हैं? हम कब ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स आपको मिलने लगेंगे? देखिए, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसका जो मेजर पोर्शन है वो हमारे एक्सपेंसेस या तो बिजनेस रिलेटेड है, जैसे रिटेल लोन ग्रोथ है उसके लिए आपको जो फी पे करना पड़ता है आपके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, और दूसरा IT इन्वेस्टमेंट। और ये जो IT इन्वेस्टमेंट है ना, ये केवल आपको फ्यूचर के लिए बैंक को तैयार करता है, पर ये आपका जो आज भी जो एफिशिएंसीज हैं उसमें बहुत मदद करता है। तो अगर आप देखें कि पिछले 3 साल में जो हमारा जो एक प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू टोटल एसेट इतना रिटेल में जाने के बाद भी उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए 1% की रेंज में। इसी तरह हमारी जो कॉस्ट टू एसेट है वो भी कंटिन्यूअसली वी आर एबल टू मेंटेन बिटवीन 2.6%। तो इस तरह की बिजनेस ग्रोथ के बाद भी हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ नहीं रही। वो इसीलिए कि जो हमारे सिस्टम में एफिशिएंसीज हैं और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है और IT और अदर चीजों में, उससे हमको वो कॉस्ट एफिशिएंसीज बराबर मिल रही हैं। और ये एफिशिएंसी आने वाले समय में इसका जो हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो और ज्यादा होता है। ओके सर, आपके जो नए NPA बढ़ने की तादाद है वो काफ़ी तेज़ी में, उसमें हमने काफ़ी तेज़ी देखी। हमने ग्रॉस स्लिपेजेस देखा कि वो लगातार बढ़ रहे हैं। नेट स्लिपेजेस जो आपके रेशियो है वो 1.5% के मार्क पर पहुंच चुके हैं। ग्रॉस NPA में भी हमने देखा कि इस तिमाही बढ़त हुई है। क्या दिक्कत इस वक्त एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर कंपनी को फेस करनी पड़ रही है और आने वाले समय में क्या वहाँ पर कोई सुधार की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो स्लिपेज है, ग्रॉस स्लिपेज और नेट स्लिपेज, अगर आप पिछले 1 या 2 साल के कंपेयर करें तो कम होती जा रही है। जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी जो ग्रॉस स्लिपेज है वो 25% कम हो गई है। और इस बार की जो हमारी स्लिपेज है उसमें कुछ जो कोविड रीस्ट्रक्चरिंग में कुछ अकाउंट जिनको कामत कमेटी के जो रेशियो मीट आउट करने थे वो नहीं कर पाए, पर वो पूरी तरह ठीक है, हमारे लोन को सर्विस कर रहे हैं और उनको हमें टेक्निकल ग्राउंड पर NPA करना पड़ा। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारा ग्रॉस NPA सिर्फ 2 से 2.2% हुआ है। तो ये जो मार्जिनल इंक्रीज है, ये जो मैंने आपको बताया है, ये कुछ इस तरह के अकाउंट की वजह से है, पर अदरवाइज जो हमारी ग्रॉस स्लिपेज है वो पूरी तरह कंट्रोल में है। और अगले वर्ष जिसका FY24 जो हमारी ग्रॉस स्लिपेज है वो 1 से 1.5% के बीच में रहेगी। बढ़िया सर। प्रशांत जी, आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे। एक और बैंक के नतीजे आ गए हैं, जरा दर्शकों को उसकी हम जानकारी दे दें। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक TMB के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसके नतीजे आ गए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोविजनिंग में बढ़त आई है। 33 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर आया है। 5 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी हालांकि ऐलान किया है, लेकिन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 426 करोड़ रुपए से घटकर 404 करोड़ रुपए पर आया है। ये इस आंकड़े को आप ध्यान में रखिएगा। अब मुनाफे में और आय में हालांकि हम बढ़त देख रहे हैं, लेकिन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बहुत ही की मैट्रिक्स से किसी भी बैंक को जज करने के लिए आजकल वहां पर हम कमी देख रहे हैं। NII यानी कि ब्याज आय 488 करोड़ से बढ़कर 527 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल की चौथी तिमाही की मुकाबले से अगर आप उससे तुलना करेंगे तो, और हम देख रहे हैं कि शेयर में 1.5% के आसपास की तेजी थी, उस तेजी को ये गंवा रहा है। फिलहाल शेयर अब 1% के आसपास की बढ़त रह गई है। आपसे एक राय चाहेंगे सौरभ जी, पिछले साल की ही लिस्टिंग है सितंबर की और निराश किया है क्योंकि लिस्टिंग के बाद हमने शेयर को लगातार गिरते हुए देखा है। नतीजे आप अगर आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपकी सलाह क्या होगी?
देखिए जितना आपने बताया अभिषेक जी, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि पीरियड ये जो प्रोविजनिंग जो नंबर आया है वो थोड़ा कम आया है, और जो ओवरऑल एनआईआई का ग्रोथ है उसमें भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। देखिए, देखने वाली बात ये है कि जितने छोटे बैंक हैं उनको कंपटीशन जरूर मिलेगा। अभी वो जितने छोटे बैंक हैं उनको डिपॉजिट्स लेने के लिए भी हायर रेट देना पड़ रहा है, और जो बड़े बैंक है जिनका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है वहां पर उनको कंपटीशन भी आ रहा है। जो बड़े बैंक हैं जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर है वो गेन करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉलर वंस। इसीलिए हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद से डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी अर्निंग्स में छोटे बैंकों में परेशानी रहेगी, प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये इनको कॉस्ट ऑफ फंड्स भी मारेंगे और कंपटीशन भी इनको परेशानी देगा, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर में रहेंगे। तो सलाह ये रहेगी अगर आपके पास है तो निकल जाए। ठीक है, निकल जाने की इससे सलाह है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के शेयर से। प्रशांत जी आपके पास लौटेगी, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो स्लिपेजेस है उसको आप 1% के आसपास रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे जो निवेशक हैं येस बैंक के, उनके मन में लगातार ये सवाल है, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर 24 रुपए के आसपास गया, फिर से ये फिसल गया, 15-16 रुपए की रेंज में आ गया। तो ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न्स होते हैं और साइज को लेकर भी। आप ये बताइए कि अगले हम 3 से 5 साल की अगर बात करें तो आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं, किस तरह से आप बैंक को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक तो ये है कि हमारी जो बैलेंस शीट ग्रोथ है, आज हमारा जो बैलेंस शीट साइज है वो 3.5 लाख करोड़ है। हम अपना मार्केट शेयर डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों में बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है कि इस साल जो हमारी लोन ग्रोथ है वो 15 से 20% हो, और डिपॉजिट ग्रोथ भी 20% के आसपास रहे। हमारी पूरी कोशिश है कि ना केवल बैलेंस शीट ग्रोथ में, प्रॉफिटेबिलिटी में, पर हमारे कस्टमर के लिए भी येस बैंक को माना जाए कि ये एक बैंक है जो कस्टमर्स का हमेशा ध्यान रखता है। तो 3 से 5 साल में ना केवल ये बैंक जाना जाएगा अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज में, रिटर्न टू आवर इन्वेस्टर्स, बट ऑल्सो कि हम अपनी कस्टमर सर्विस में अपने कस्टमर्स का कैसे ध्यान रखते हैं। तो 3 से 5 साल का जो आने वाला समय है वो मुझे लग रहा है कि येस बैंक के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग समय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए। तो अगले 3 से 5 साल तो काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं बैंक के लिए, लेकिन इस तिमाही में कुछ दिक्कतें नज़र आई। 45% की गिरावट मुनाफे में थी, जिस कारण हम देख रहे हैं कि येस बैंक का स्टॉक जो है वो 3% नीचे आज कारोबार कर रहा है। एक बार येस बैंक पर राय भी ले लेते हैं। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे येस बैंक के नतीजों को आपने कैसे एनालिसिस किया, जिनके पास ऑलरेडी अब है, इन नतीजों को देखने के बाद अब क्या करें? नतीजे तो थोड़े से वीकनेस की तरफ ही आए हैं, हालांकि मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट है। अब वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेके उनको लगता है कि शायद वो आने वाले क्वार्टर में बढ़ेंगे। अपना जो कॉस्ट एफिशिएंसीज हैं वो उनके लिए वो काफी कॉन्फिडेंस है, उनको कॉन्फिडेंस है। तो फ्यूचर के लिए तो काफी कॉन्फिडेंट गाइडेंस आई है, लेकिन फिलहाल अगर नंबर देखें तो नंबर तो उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए थे। और खासा बात ये है कि इस समय पे बैंक पे बेट करना, मैं समझता हूँ कि जो बड़े, जिनके जो बैलेंस शीट जिनकी अच्छी है, जिनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, जो अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, उन पे दाव खेलना ज्यादा बेहतर होगा। और छोटे बैंकों के साथ थोड़ी समस्या रहेगी, और एनपीए की प्रॉब्लम भी थोड़ी कहीं ना कहीं बीच बीच में हर क्वार्टर में आती रहती है। तो सलाह ये रहेगी कि आप बड़े बैंकों के साथ रहें, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और फॉर दैट मैटर कोटक बैंक। इस तरह के बैंकों में अगर आप 1-2 साल के लिए पैसा लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। बैंक में थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। अगर उसके सामने आप आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे शेयरों पर खरीदारी करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। अगला सवाल हमें भेजा है व्हाट्सएप पर झारखंड से हैं ये रूपक दत्ता जी। इनका सवाल है अदानी पावर पर 200 शेयर्स इन्होंने 370 के भाव पर लिया हुआ है। ये काफ़ी पहले की खरीद है और उसके बाद इन्होंने बड़ी गिरावट भी इस स्टॉक में देखी होगी और इस वक्त 196 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। मंदार जी, अदानी पावर में क्या रणनीति अपना के चले? नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इनको। धीरे धीरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिनकी की पहले की खरीद है वो अभी भी परेशान है इन स्टॉक्स में। अभी क्या रणनीति अपनाना बेहतर होगा अदानी पावर में? के रिपोर्ट के बाद जो हमने एक शार्प काइंड ऑफ सेल ऑफ देखा था अडानी ग्रुप स्टॉक्स में,
वो मुझे लगता है कि डन है फॉर नाउ। ये स्टॉक अडानी पावर के केस को भी एप्लीकेबल है, और वो फॉल के बाद अभी जो करंट लेवल्स पे ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है 200 के आसपास, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 180 का होगा, 180 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। और अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड स्टार्ट होनी चाहिए। ऊपर में 220 का रेजिस्टेंस है, वो भी वॉच करना है। 220 एक बार ब्रेक कर देता है तो स्टॉक ऊपर में 280-300 रुपए तक ऊपर चलेगा। ठीक है, अडानी पावर को लेकर ये भी बहुत कमाल की हमने उथल पुथल देखी है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। अडानी पावर की अगर बात करें तो 52 वीक का जो इसका लो है 132 रुपए का है, 52 वीक का जो हाई है वो 432 रुपए का है, यानी कि 300 रुपए का डिफरेंस। हालांकि लोअर लेवल से संभलने की कोशिश जरूर कर रहा, लेकिन अभी भी 200 रुपए के नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे, और ये सवाल आया है फेसबुक के जरिए प्रशांत का। इनके पास है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 25,843 के भाव पर। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 900 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर। और अगर हम वेटेज वाइज अगर निफ्टी बैंक में देखेंगे तो तकरीबन 23% के आसपास का वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का, करीब 25% का वेटेज है एचडीएफसी बैंक का। चूंकि दोनों ही शेयर आज मजबूत है, इसलिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में तकरीबन 250 अंकों के आसपास का उछाल है। और कोटक बैंक हालांकि हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा नरम ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 1.5% के आसपास की तेजी। आपसे जानना चाहेंगे सौरभ जी, नतीजे में हमने देखा कि एनआई में तकरीबन 40% के आसपास का उछाल है, नतीजे इसके अच्छे आए हैं। आपको लगता है कि अभी निवेशित रहें तो और ऊपर के लेवल्स आएंगे इसमें? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मल्टी क्वार्टर हाईज पे चल रहे हैं। बैंक ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है, बुक बहुत अच्छी है। 25-26 पैसे के नेट एनपीए हैं मेरे ख्याल से, या 50 पैसे के नेट एनपीए हैं। हर तरीके से हर पहलू में बिल्कुल ग्रीन टिक जाता है, और अगर आपको ये लंबे समय के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप अगर 1-2 साल के लिए रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। मेरी सलाह से बने रहें। सलाह है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में। तो बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती है। एसबीआई भी आज निफ्टी के टॉप गिनर में शामिल है 1% के आसपास की तेजी के साथ। और बैंकिंग स्टॉक्स की बदौलत ही आज निफ्टी को अगर हम 17,600 के ऊपर देख रहे हैं, अगर टिकते हुए हल्की सी तेजी है। निफ्टी बैंक से अगर सहारा नहीं मिलता, बैंकिंग स्टॉक्स अगर कमजोर रहते, अगर आईसीआईसीआई बैंक भी कमजोर हो जाता तो आज बाजार आपको लाल निशान में दिखता। लेकिन चलिए, बाजार के दस्तूर है। फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सौरभ जी, मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से